बहुजन समाज पार्टी के गाजियाबाद जिलाध्यक्ष जयराम सैन जी हमारे बीच हैं और देखा जाए बहन जी के आदेश पे आज जो है हजारों लोगों की तादाद में जो है जिलाधिकारी कार्यालय आपने घेरने का काम किया और ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई। क्या मांग थी और क्यों लोगों को आज जो है इसी भरी गर्मी में जो है परेशान किया गया? आज जो ज्ञापन हमने दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र सरकार है वो बीच बीच में ऐसे मौके ढूंढती रही है जो बाबा साहब द्वारा बनाए हुए संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का, नए कानून बनाने का कार्य करती रही है। जब ऐसा मौका आज हमारे बीच में आया कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमें आंदोलन में विश्वास नहीं रखती, धरना प्रदर्शन में बहन जी और बहुजन समाज पार्टी विश्वास नहीं रखती, उसके बावजूद भी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस देशव्यापी आंदोलन में अपनी सहमति दी है। तो कार्यकर्ताओं को आज मौका मिला खुलकर रोड पर आने का, प्रदर्शन करने का। ऐसा जो मौका माननीय बहन जी ने दिया है, तो ये बाबा साहब के अनुयायी संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं चाहते और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत लंबे अरसे से बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान को छेड़छाड़ करती रही है। केवल बहुजन समाज पार्टी ये चाहती है कि संविधान इतना अच्छा है कि विदेशों में भी बाबा साहब के इस बनाए हुए संविधान की नकल होती है, यहाँ से ले जा कर के इस संविधान को लागू किया जाता है। तो ऐसा अच्छा संविधान जब हमारा है तो संविधान में कोई कमी नहीं है, कमी इनकी मानसिकता में है, कमी इनकी सोच में है। अगर ये अपनी सोच को सुधार लें और ईमानदारी से बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान लागू हो जाए तो मैं समझता हूँ इसे आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए आज बाबा साहब के बताए हुए संविधान के साथ जो छेड़छाड़, जो आरक्षण में वर्गीकरण किया गया, इस वर्गीकरण को माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने बर्दाश्त नहीं किया। माननीय बहन जी ने जब से लगभग एक आठ से जब 1 अगस्त से माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने तमाम जैसे कार्यक्रम पत्रकारों के माध्यम से जो कार्यक्रम अपने प्रसारित किए हैं, माननीय बहन जी लगातार नज़र बनाए हुए हैं, लगातार माननीय बहन जी लगी हुई है। आज प्रधानमंत्री जी ने बेशक ये घोषणा कर दी कि हम आरक्षण में वर्गीकरण वापस लेते हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी का कहना ये है, बहुजन समाज पार्टी का कहना ये है कि ये जब तक ये 9वीं सूची में शामिल नहीं हो जाता, ये फैसला जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और उस पर केंद्र सरकार अग्रसर हुई, केंद्र सरकार आगे बढ़ी, आरक्षण में वर्गीकरण करने की घोषणा जब हुई तो उस समय ये बहुजन के लोगों ने, बहुजन समाज के लोगों ने अंगड़ाई पूरे देश में ली है। आज इनकी ताकत को देख करके आप खुद अपने शब्दों से आपने बताया है कि हजारों लोगों की भीड़ आज सड़कों पर थी, पूरा शहर नीले झंडे से पटा था। और मैं समझता हूँ जब ज्ञापन आप वहाँ दिया गया है, आप लोग वहाँ मौजूद थे, इतनी संख्या में कि आज एडीएम साहब जो ज्ञापन लेने आए उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई भीड़ की वजह से, भीड़ में वो नहीं आ सके और मुश्किल से वो ज्ञापन उनको हम लोग सौंप पाए। ऐसा आलम पहली बार मैंने देखा है। तो ये ऐसा प्रतीक है कि अब जो ये गलत मानसिकता वाले लोगों की जो मानसिकता है वो आगे बढ़ने वाली नहीं है। अब ये वंचित लोग, अब ये शोषित और दलित लोग अब ये सड़कों पर आ चुके हैं। अब ये जब तक ये अपना ये 9वीं सूची में अपना ये आरक्षण के फैसले का जब तक ये 9वीं सूची में नहीं डालते, जब तक लोकसभा में प्रस्ताव पास नहीं करते, जब तक ये चैन से नहीं बैठेंगे। और अगर ये नहीं बैठे, इन्होंने फैसला वापस नहीं लिया, तो जनता इनको आने वाले चुनावों में इनको इनके घर बैठा देगी, ऐसा मेरा मानना है। हमारे बीच पंकज शर्मा जी हैं और अभी हाल ही में जो है बसपा पार्टी उन्होंने ज्वाइन की और बड़े धुरंधर तरीके से, बड़ी शिद्दत के साथ में जो है
पार्टी के साथ काम कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी में जो है कई प्रदेश के प्रभारी भी रहे, लेकिन जो है आम आदमी पार्टी से मोह भंग और बसपा की तरफ रुख किया। पहले तो बसपा में आने पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज देखा जाए 21 अगस्त है और पूरा जन सैलाब आपके नेतृत्व में भी जो है डीएम कार्यालय को घेरने का काम किया था। तो आज के डीएम का जो ऑफिस घेरा है उसके विषय में बात करना चाहेंगे, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम में? मैं सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी और समाज के एक एक व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि कार्यक्रम आज नहीं, कार्यक्रम के 4 दिन पहले शुरू हो गया था। तो जो गली गली में मोड़ मोड़ पर एक एक घर पे जाके जो सब पूरा संदेश देना था वो संदेश चला गया। तो जो दूसरी सरकारें हमें बांटने का काम कर रही थी, वो उनका जो प्लान था, जो उनका एजेंडा था, वो हमारे जितने भी हमारे बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता हैं उन लोगों को फेल कर दिया। आज इतनी बड़ी संख्या इसलिए आई है कि उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वो बहुजन समाज पार्टी के साथ थे, हैं और रहेंगे। देखा जाए आप एक ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज और एससी समाज में एक जो है 36 का आंकड़ा माना जाता है, लेकिन बहन जी के शासन में देखा जाए तो ब्राह्मण समाज से मंत्री बनाए गए, सांसद बनाए गए और आप खुद अब जो है बहुजन समाज पार्टी में आपने प्रवेश किया है। तो यहाँ के विचारधारा की अगर बात की जाए तो क्या कह देंगे विचारधारा? देखिए, सबसे पहले आधार है संविधान जी, और संविधान पर सबका हक है, हर व्यक्ति का, सर्व समाज का हक है। बात समझने की है। सरकारें बनी है, बहुजन समाज पार्टी की पहले सरकारें रही हैं, आपको सब कुछ मालूम है। तो सर्व समाज के लोग हमेशा शामिल रहते हैं। ठीक है, कभी कभी समय आता है जब सरकार संघर्ष कर रही होती है, कोई पार्टी संघर्ष कर रही होती है, कुछ लोग इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन अब आप देखेंगे पिछले 15 दिनों से या 1 महीने से जब पूरी ड्राइव चल रही है, आज कम से कम 10 से 12 हज़ार आदमी था और सब सारा सर्व समाज का था, हर समाज के लोग शामिल थे। तो मेरा कहना खाली इतना ही है कि ऐसा नहीं है, संदेश जा रहा है, सब लोग सर्व समाज के लोग हैं, साथ में हैं, सामने नहीं आ रहे थे, अब उन्होंने सामने आना चालू कर दिया और उसके परिणाम स्वरूप आज आपने देखा भी, संख्या ने ये साबित किया। अच्छा शर्मा जी, देखे जाए SC/ST के वर्गीकरण की बात की जाए, अगर वर्गीकरण हो जाता है तो इससे पार्टी या पार्टी के कार्यकर्ताओं को या SC/ST के समाज के लोगों को कितना नुकसान होगा? देखिए, बात वर्गीकरण को पहले समझना पड़ेगा। जब वर्गीकरण आप आर्थिक स्तर पर अगर आप वर्गीकरण को समझना चाहते हैं तो फिर कभी इसमें कुछ फायदा होगा नहीं। वर्गीकरण जब किया गया तो वो किया गया था आपको समानता के अधिकार पर। अगर आप समानता अब उसको अगर आप समझेंगे ही नहीं तो ये जो पूरा एजेंडा चलाया गया वो केवल वो अपने साथियों को बांटने के कारण किया गया, बांटने का काम था। तो आज जो हुआ, अब उन्होंने वापस लिया, ये दबाव भी तो है। सरकार एक दिन कोई चीज नहीं लाती है, 4 दिन बाद उसे वापस लेती है। तो आज की डेट में जो बहुजन समाज और सारा सर्व समाज है, वो संविधान की परिभाषा को समझते हुए वो चीजों को समझ रहा है और इसी कारण सरकारों पर दबाव पड़ रहा है। वो दबाव के कारण क्या होता है, आज एक निर्णय लेते हैं, 4 दिन बाद वापस चला जाता है। लेकिन बात क्या है, अब बात पर रोजाना कोई भी अध्यादेश आप ले आते हैं तो आपको अध्यादेश लाने में इतना समय क्यों लग रहा है? दबाव बनाने की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? तो आपको अध्यादेश लाना चाहिए, जैसे बहन जी मायावती जी ने बताया कि आप अध्यादेश लाइए, 9वीं सूची में शामिल कीजिए, तब मानेंगे कि आप कुछ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। वरना यही माना जाएगा कि आप खाली समाज को बरगलाना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। अच्छा शर्मा जी, एक बड़ा प्रमुख मुद्दा है लेटेड एंट्री का जो है। अभी देखा जाए 45 सीटें फिल की गई और अगर उन सीटों को जो है अगर परीक्षा के माध्यम से किया जाता तो OBC समाज के 10 से 12 लोग उसमें IAS अधिकारी बनते या इसके अलावा SC/ST के बनते। लेकिन तमाम जो है उच्च जाति वर्ग के लोगों को उसमें भर्ती किया गया। उस पर जब टीका टिप्पणी हुई है तो सरकार को वो भी निर्णय वापस लेना पड़ा। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर वही बात बोलता हूँ, ये सारे मुद्दे असल में लगभग एक जैसे मुद्दे हैं। ये बात है संविधान की, हक की, अधिकार की। तो जब हक अधिकार की बात आएगी तो ये मुद्दे उठेंगे और उस मुद्दों पर सरकार को अब सोचना पड़ेगा और निर्णय वापस लेने पड़ेंगे। ये उदाहरण है, जो उदाहरण है, आपने जो वर्गीकरण का था आपने आश्वासन दिया, मतलब आप वापस गए। जो ये लेटरल एंट्री वाली थी आपने वापस लेना पड़ा, अब मजबूर हुए, वापस गए। और यही क्यों? 69,000 शिक्षकों की भर्ती थी, उसमें आरक्षण घोटाला नहीं है क्या? तो बात संविधान की, बात अधिकार की, बात हक की है, वो तो समझना पड़ेगा। क्या लगता है कि जिस तरीके से ये सरकार जो है कोर्ट के जरिए जो है लोगों के हक अधिकार मारने का काम कर रही है, क्या सरकार को जवाब देने के लिए बसपा या बसपा के कार्यकर्ताओं के पास कोई ऐसी विचारधारा या कुछ ऐसी जो है रणनीति है जिससे कि सरकार को जो है निश्चित नाबूद किया जाए? एक ही रणनीति, अपने लोगों से बात कीजिए, अपने पास जाइए, अपने साथी से बात कीजिए। जब आप बात करेंगे संदेश जाएगा। यही सबसे अच्छी रणनीति है कि आप समाज में जाइए, अपने लोगों के बीच में जाइए, सब समाज में जाइए और आप इनकी पोल खोलने का काम कीजिए। दबाव अपने आप बन जाएगा, परिणाम आपके सामने आएगा।
पंकज जी, आप खुद एक युवा हैं और इस देश के अंदर 65% आबादी जो है युवाओं की है। युवाओं को अगर कोई मैसेज की बात हो एक बसपा का नेता होने के चलते, क्या कहेंगे फिर? मैं पहले दिन से मेरा जो मैं राजनीति या मैं सामाजिक सेवा में हूँ, मेरा सबसे ज़्यादा जो मेरा पक्ष रहता है वो संवाद पे रहता है। मैं हमेशा अपने से छोटे या मेरे बराबर के मेरे जितने भी भाई हैं, मैं सबको एक ही मशवरा दूंगा, संवाद कभी भी बंद मत कीजिए। हर व्यक्ति से, अपने अड़ोसी से, पड़ोसी से, अपने कार्यकर्ताओं से, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, संवाद की निरंतरता हमेशा बना रहना चाहिए। ठीक है।